प्रिटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। क्या अगला युद्ध धमाके के साथ नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ प्रेस रिलीज से शुरू होगा? क्या अगर मानवीय सहायता और सुरक्षा की सुर्खियों के नीचे वही पुरानी तेल की भूख छुपी हो, जो इस बार नैतिक आक्रोश का मुखौटा पहन कर आई है? आज रात हम उस कहानी की परतें हटाएंगे जो असल में कभी ड्रग्स के बारे में थी ही नहीं। अभी की कहानी बाहरी रूप से तो सीधी है, लेकिन इसके नतीजे डरावने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर की हवाई सीमा को बंद घोषित कर दिया है। B-52 बॉम्बर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टॉमहॉक मिसाइल्स से लैस विध्वंसक जहाज और मरीन सैनिक कैरिबियन सागर में जुटाए जा चुके हैं। वहाँ बार बार हवाई हमले की प्रैक्टिस उड़ानें हो रही हैं, ऐसे अभ्यास जो किसी भी वक्त असली गोलाबारी में बदल सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे बिना लाग लपेट के कहा। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला का एयर स्पेस अब बंद माना जाए, और खुद ट्रंप ने चेतावनी दी, हमारे देश में जहर भेजना बंद करो। कागज़ों पर यह सब एक रक्षात्मक कार्रवाई बताई जा रही है, ड्रग्स के खिलाफ एक काउंटर नारकोटिक्स मिशन। लेकिन ज़मीन पर जो घटनाएं घट रही हैं, वो किसी और स्क्रिप्ट का हिस्सा लगती हैं। जिस बात को विश्लेषकों ने सही पकड़ा है, वो है इसकी तीव्रता और पैमाना। यह इराक युद्ध के बाद पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, B-52 बमवर्षक, स्ट्राइक डिस्ट्रॉयर, ट्रिनिडाड और टोबैगो में रेडार ऑपरेशंस, डोमिनिकन रिपब्लिक से रिफ्यूलिंग समझौते, फ्लाइट ट्रैकिंग, और पेंटागन के सूत्र बताते हैं कि स्ट्राइक पैकेजेस हमले की सीमा तक जाकर लौट आते हैं। इससे काराकास के लिए एक असहनीय भ्रम की स्थिति बनती है। हर अभ्यास असली हमला बन सकता है। वेनेजुएला की पावर ग्रिड को निशाना बनाया गया है। सरकारी बिजली कंपनी कॉर्पोलिक ने कुछ जगहों पर ब्लैकआउट को जानबूझकर सैबोटाज बताया है। चाहे ये विफलताएं अंदरूनी रही हों, बाहरी हों, या फिर किसी गुप्त दबाव का नतीजा, असर एक ही है, जनता में डर और बाहरी ताकतों के लिए रणनीतिक फायदा। लेकिन जो बात पूरी तरह से अनदेखी रह गई, या कम से कम जोर नहीं दिया गया, वो है मकसद का गणित। ट्रंप प्रशासन का आधिकारिक कारण है ड्रग्स रोकना, लेकिन राजनीतिक तर्क कहीं और इशारा करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी कि ट्रंप ने होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडीज को माफ़ कर दिया है। वही व्यक्ति जो न्यूयॉर्क की अदालत में सैकड़ों टन कोकीन की तस्करी और करोड़ों की रिश्वत लेने का दोषी ठहराया जा चुका है। अगर इस मिशन का घोषित उद्देश्य है नशीले पदार्थों की रोकथाम, तो फिर एक कुख्यात नार्को राजनीतिज्ञ को माफ़ करना उसी उद्देश्य का मजाक उड़ाना हुआ। यह विरोधाभास ज़रूरी है समझना। यह उस नैतिक झिझक को तोड़ देता है जिस पर पूरी कार्रवाई का ढांचा खड़ा किया गया है। सवाल अब क्या से क्यों पर आ जाता है। क्यों इतनी बड़ी ताकत तैनात की जा रही है, अगर खेल में रणनीतिक संसाधन और सत्ता परिवर्तन नहीं है? इतिहास हमें इसकी मिसालें देता है। बहाने पहले भी भू राजनीतिक इच्छाओं के ऊपर चढ़ाए गए हैं। इराक युद्ध इसका खाका है। नैतिक तर्क, तबाही का दम दिखाना, और फिर युद्ध के बाद संसाधनों और प्रभाव का बंटवारा। हमें आज के आरोपों, तोड़-फोड़, गुप्त ऑपरेशंस, झूठे झंडों के सिद्धांतों को केवल आरोप मानकर चलेना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें संस्थागत रूप से कठोर सवाल भी पूछने चाहिए। वेनेजुएला को अस्थिर रखने से किसे फायदा होता है? दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडारों पर नियंत्रण से किसे लाभ मिल सकता है? जब संसद की निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय कानून को दरकिनार किया जाता है, तो उस चुप्पी की कमान कौन थामता है? यह केवल एक क्षेत्रीय संकट नहीं है, यह लोकतांत्रिक जवाबदेही की अग्नि परीक्षा है। जब कोई सरकार ड्रग्स का नाम लेकर एक माफिया नेता को माफ़ कर देती है और साथ ही युद्ध के सारे औजार तैनात कर देती है, तो जनता का कर्तव्य बनता है कि वो स्पष्टीकरण मांगे। हमें हर दावे पर सवाल करना चाहिए, तैनाती की निगरानी करनी चाहिए, और उस सरकार से पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए जो दिखावे को जवाबदेही पर भारी समझती है। यह फिर एक बार तेल के लिए युद्ध है जिसे ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
अगर हम इस भेष को बिना पैना किए स्वीकार कर लेते हैं तो हम अगली सरकार को सिखाते हैं कि कैसे किसी युद्ध की असली मंशा को नैतिक भाषा की ओट में छिपाया जा सकता है। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर 8 करना प्रेटोरिया भारत के नाम से देख सकते हैं। जब तक फिर मुलाकात हो, यह थे 8 करना प्रेटोरिया भारत से स्किपियो अमेरिकान्स।